नई सरकार आते ही जहां नई नई उम्मीदें बन गई हैं, वहीं शेयर बाजार में भी इसका खास उत्साह देखा जा रहा है। शेयर बाजार ने एक साल में पिछले निचले स्तर से अब तक 50% तक का शानदार रिटर्न दे दिया है। जाहिर है सबका फोकस इक्विटी की तरफ एक बार फिर बढ़ता दिख रहा है। योर मनी आज आपको बताएगा इस बुल राइड का आप कैसे फायदा उठाएं, म्यूचुअल फंड्स के जरिए इक्विटी में कितना एक्सपोजर रखें, एसेट एलोकेशन में कैसे फेरबदल करें, इन्वेस्टमेंट के अच्छे दिनों में कैसे करें मोटी कमाई। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और इस खास चर्चा में आज हमारे साथ शामिल हो रहे हैं जाने माने फाइनेंशियल प्लानर गौरव मशरूवाला और हेमंत रस्तोगी। आप दोनों का बहुत स्वागत है। तो सर, यहाँ शुरुआत इसी से करते हैं कि जैसा हमने देखा कि नई सरकार के फॉर्म होते हुई या उनसे आने से पहले ही हमने एक बहुत उत्साह देखा रियल एस्टेट मार्केट के अंदर, माफ कीजिए यहाँ पर इक्विटी मार्केट के अंदर, और जिस तरह की रैली अभी तक हम देखते आए हैं, तो क्या लगता है कि ये रैली आगे भी जारी रहेगी इसी तरीके से? देखिए, एक तो पिछले 2 या 3 साल का हम रिजल्ट्स वगैरह देखें तो काफी लो बेस हो गया था, तो एक तो उससे भी बढ़ोतरी होनी है। उसके अलावा एक सेंटर में स्ट्रांग गवर्नमेंट है, तो वो भी अच्छा है। और हर 10 साल में 1 या 2 कंप्लीट साइकिल आती है। तो सिर्फ ये ना देखें कि स्ट्रांग सरकार है या एफआईआई इन्फ्लोज है, इवन फंडामेंटल्स भी ये बता रहे हैं कि लंबे अरसे तक अब ये रैली रहेगी, क्योंकि हमने काफी लंबे अरसे तक बुरे वक्त भी देखे हैं। तो अगर साइकिल के नजरिए से या फंडामेंटली भी देखें तो ये रैली रहेगी, अच्छे रिटर्न्स आने की काफी गुंजाइश है। राइट। हेमंत जी, अब जब ऐसी उम्मीद की जा रही है, जैसा यहाँ पर सबने भी कहा कि अच्छे दिन आगे मार्केट के लिए भी हैं और अच्छे रिटर्न्स की भी हम उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन योर मनी में अगर हम बात करें हमारे दर्शकों के लिए, तो क्या डायरेक्ट एक्सपोजर लेने की गुंजाइश रहती है या नहीं? आपको सेफ प्ले करना चाहिए और यहाँ म्यूचुअल फंड्स के थ्रू ही एंट्री लेनी चाहिए? फिर हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे, लेकिन क्या रास्ता अख्तियार करना चाहिए। देखिए, मेरा ये मानना है कि सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपका इक्विटी में पहले एक्सपोजर है कि नहीं, आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं। क्योंकि इक्विटी में इन्वेस्ट करने के 2 तरीके हैं, या तो आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर आप म्यूचुअल फंड के द्वारा इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें भी बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, लार्ज कैप है, मिड कैप है, या बहुत तरह के फंड है। लेकिन जैसा मैंने कहा, वो डिसाइड करने से पहले आपको ये देखना है कि आपका जो एसेट एलोकेशन है वो किस तरह से होना चाहिए। सिर्फ ये देख के लगता है कि बाजार की उम्मीदें काफी ज्यादा हैं, तो अगर आप इन्वेस्ट करें तो उसमें रिस्क ये रहता है कि आपकी नजर सिर्फ गेन्स के ऊपर रहती है। आप लॉसेस के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, ना ही आप इसके लिए प्रिपेयर रहते हैं कि कितना समय आपको इन्वेस्ट करना है। तो मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अपनी आप एसेट एलोकेशन डिसाइड कर लीजिए। उसका एक प्रोसेस है किस तरह से आपको डिसाइड करना है। उसके बाद ही आप देखिए कि इक्विटी में आपको कितना इन्वेस्ट करना है और कितना नहीं इन्वेस्ट करना है और किस तरह से इन्वेस्ट करना है। वो अगर आप जानकार हैं, आप समझते हैं किस तरह से आपको स्टॉक चुनना है, किस तरह से उसको ट्रैक करना है, तो ऑफकोर्स आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं कि आपको लगता है कि आपको मदद चाहिए, आप चाहते हैं कि प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स आपका पैसा मैनेज करें, तो म्यूचुअल फंड्स आपके लिए ऑप्शन है। राइट। तो गौरव सर, जैसा कह रहे हैं कि एसेट एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक थंब रूल जो पुराना हम सुनते आए कि 60-40 का रेशियो रखिए, 60 इक्विटी में डालिए, 40 डेट में डालिए, तो इसको आप इस समय कैसे डिस्क्राइब करेंगे? अभी क्या होना चाहिए, कैसे आप अपने एसेट को एलोकेट करेंगे? देखिए, थंब रूल जो है वो जनरल होता है, लेकिन बहुत जरूरी है कि आप खुद की आपकी जो फाइनेंशियल गोल्स है, आपकी जिम्मेदारियां है, आपके ख्वाहिश है, उसके हिसाब से रखें। क्योंकि एक सरीखे उम्र की व्यक्ति हो या कुटुंब भी होते हैं, उनके भी एसेट एलोकेशन अलग अलग हो सकते हैं। तो आपको पैसों की कब जरूरत है? हालांकि इक्विटी मार्केट्स के रिटर्न अच्छे भी हो सकते हैं, वॉलेटिलिटी भी हो सकती है, लेकिन अगर आपको कोई गोल्स अगले 2 या 3 साल में आने वाले हैं, आपके कोई फाइनेंशियल गोल्स, तो इक्विटी की ओर ध्यान न दें, तो फिर आप ज्यादातर डेट मार्केट की ओर ध्यान दें। अगर लंबे अरसे के गोल्स है तो इक्विटी मार्केट की ओर ध्यान दें। अभी इसका रेशियो कैसे तय करेंगे? तो आपके गोल्स के हिसाब से, आपके पास कितने पैसे अभी है, जैसे हेमंत जी ने कहा कि एग्जिस्टिंग निवेश किस चीजों में किया है, क्योंकि अगर एग्जिस्टिंग में आपका इक्विटी का ऑलरेडी ओवरवेट है तो आप ज्यादा डेट में करें। तो एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाना जरूरी है, और ये बैलेंस किस पे निर्भर करेगा? ये बैलेंस आपके फाइनेंशियल गोल्स पे निर्भर करेगा। राइट। तो यहाँ पर हेमंत साहब, मान लीजिए कोई नई शुरुआत ही कर रहा है, क्योंकि हम देखते हैं जब भी साइकिल आता है मार्केट के अंदर, तो बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स आते हैं जिन्होंने पहले शायद ज्यादा कुछ नहीं किया होता है। तो एक लेमैन के लिए जिसको बिल्कुल नई शुरुआत करनी है, उसके लिए क्या रहेगा? देखिए, जैसा हमने पहले बात की कि आपके गोल्स क्या हैं। आपके गोल्स रहते हैं शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। अब इक्विटी जो एसेट क्लास है
वो पोटेंशियली एक काफी अच्छी एसेट क्लास है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि उसमें वॉलेटिलिटी रहती है। जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट करें तो आप मेंटली प्रिपेयर रहिए कि उसमें उतार चढ़ाव आपको आने चाहिए। अगर आप नए इन्वेस्टर हैं, अगर आप गोल बेस्ड अप्रोच को फॉलो करते हैं, तो अगर मान लीजिए आपने अपने रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करनी है, जिसके लिए आपको 20 या 25 साल का समय है, तो वहां पे आपका पैसा इक्विटी में जाएगा। आपके पास काफी समय है। अगर मतलब 25 साल में आप 5 इलेक्शन देख लेंगे, आप 24-25 बजट देख लेंगे, तो आपको किसी इवेंट से डरना नहीं है। आपको सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान देना है, लॉन्ग टर्म आपका जो फोकस होना चाहिए। दूसरा, सिस्टमैटिकली अगर आप इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि इक्विटी मार्केट में 2 चीजों की जरूरत है। एक तो ये कि आपका जो फोकस है वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए। दूसरा, वो चाहती है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट का जो प्रोसेस है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए। उसको वन टाइम एक्टिविटी मत बनाइए, क्योंकि जब आप वन टाइम एक्टिविटी बनाते हैं मतलब कहीं ना कहीं उसको आप टाइमिंग कर रहे हैं। और टाइमिंग एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो बड़े से बड़े फंड मैनेजर भी उसको हमेशा सक्सेसफुली फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप नए इन्वेस्टर हैं, गोल्स को डिफाइन कीजिए, अपना टाइम होराइजन देखिए, और फिर उसके बाद जो लॉन्ग टर्म के गोल्स हैं उसमें अगर आप इक्विटी के लिए पैसा लगाएं, तो अगर बाजार में उतार चढ़ाव भी होगा तो वो आपका जो फोकस है वो लॉन्ग टर्म गोल्स पे रहेगा। आपको मालूम है कि मुझे आगे 20 या 21 साल या 15 साल बाकी हैं, तो मुझे आज की वॉलेटिलिटी से डरना नहीं है। वो आपको किस तरह से वॉलेटिलिटी को फेस करना है उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर करेगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर की गौरव सर, यही मैं पूछना चाहूंगा कि अक्सर जब जैसा मैं कह रहा था कि हाई साइकिल आती तो लोग अंदर आ जाते हैं, मार्केट में एकदम से इन्वेस्ट हो जाते हैं थ्रू म्यूचुअल फंड्स या डायरेक्टली जैसे भी, लेकिन जैसे ही लल पीरियड आता है बीच में जो ऑब्वियस है किसी भी साइकिल में आएगा, तो लोगों को निराशा हो जाती है। उन्हें लगता है बस अब तो सब खत्म है और छोड़ो, बंद करो, ध्यान देना बंद कर देते हैं, पैसा रखा है तो रखा ही रह गया या फिर आउट ही हो गए। वहां पर क्या करना चाहिए ताकि आपका नुकसान ना हो, लॉन्ग टर्म में आपकी नजर रहे और कहीं ना कहीं गेन्स आपको मिले? हेमंत जी ने बहुत अच्छा बात की, जो फाइनेंशियल गोल्स पे ध्यान रखे, और लोग ज्यादातर यही नहीं करते। फाइनेंशियल गोल्स से जो हमारी इंटरनल कंडीशन है, लोग इंटरनल कंडीशन पे ध्यान नहीं देते, एक्सटर्नल कंडीशन जो बाजार के चढ़ाव उतार है उस पे ध्यान देते हैं। अभी कोई भी बाजार देखे, कोई भी इक्विटी मार्केट देखे, तो 10 साल में अप्स और डाउन्स रहेंगे। और ह्यूमन इमोशन ऑफ फियर, ग्रीड एंड पैनिक, ये 3 इमोशंस है, और ये 3 इमोशंस आते ही रहते हैं, जाते ही रहते हैं। तो जो लोग मार्केट में टिके रहते हैं, जो लोग वो बुरे वक्त का फायदा उठा सकते हैं, वो लोग लंबे अरसे में एक अच्छे खुद का पोर्टफोलियो और गोल्स अचीव कर सकते हैं। जो लोग बुरे वक्त में निकल गए तो उनको तो अनुभव रहा नहीं कि जब अगला अच्छा वक्त आएगा तो उसमें कैपिटलाइज कैसे करेंगे। अगले अच्छे वक्त में नए निवेशक आते हैं, वो लोग स्पेकुलेशन करते हैं, फिर उसमें गिरावट आती है, चले जाते हैं। जो लोग टिक गए, जिन्होंने 1 या 2 कंप्लीट बिजनेस साइकिल्स देखी, खुद के फाइनेंशियल गोल्स पे फोकस किया और निवेश करते रहे, उन्हें लंबे अरसे में डेफिनेटली फायदा हुआ ही है। उनके पोर्टफोलियो अच्छे बने हैं, उन्होंने इक्विटी से काफी रिटर्न्स भी कमाए हैं। लेकिन वो अगर नहीं करते तो फिर आप अटकोगे। चलिए, तो यहाँ पर अब उम्मीद करेंगे कि काफी हद तक आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे आपको इस बाजार में उतरना और किस तरह से मेंटली खुद को प्रिपेयर करना है। अब सर, जब बात आती है कि आप उतर गए मार्केट में, तो फिर लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, बहुत तरह की चीजें रहती हैं। तो यहाँ पर अगर हम शुरुआत में लार्ज कैप्स की बात करें तो किस तरीके से आपको लार्ज कैप को अपने पोर्टफोलियो में एकोमोडेट करना चाहिए, क्या उनका रेशियो होना चाहिए, किस तरह के फंड्स में आप जाएंगे? देखिए, विपिन, हमने थंब रूल की बात की थी इक्विटी एलोकेशन के लिए 60-40। मुझे लगता है वहां पे थंब रूल की बजाय यहाँ पे एक थंब रूल अगर फॉलो करें नए इन्वेस्टर्स तो वो अच्छा रहेगा। जैसे अगर आप नए इन्वेस्टर है, फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका करीब 60% जो है वो लार्ज कैप स्टॉक में रहना चाहिए। इसका मतलब क्या है, ये कंपनियां वो हैं जो दिग्गज कंपनियां हैं, जिनका काफी लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। अगर आप 20-25 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आप चाहते हैं कि आपका पैसा उन कंपनीज में जाए, वो 20-25 साल तक सर्वाइव करें, और लार्ज कैप कंपनी जो है वो डेफिनेटली ये आपकी जो उम्मीदें हैं उसको पूरा कर पाएंगी। हाँ, ये बात सही है कि वहां पे रिटर्न शायद मिड कैप के सामने आपको थोड़ा कम मिले कभी कभी, लेकिन वहां वॉलेटिलिटी कम रहेगी। आपको ये पता है कि ये कंपनी जो है वो सर्वाइव करने वाली है। तो मेरा ये मानना है, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि अगर आपको इक्विटी में शुरुआत करनी है तो आप शुरुआत कीजिए वेल डाइवर्सिफाइड फंड से। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो, और उनमें भी उन फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए जहां पे 60 या 60% से थोड़ा ज्यादा जो है पैसा वो लार्ज कैप में रहे। और इंपॉर्टेंट चीज ये है, उन फंड्स में जाइए जहां पे फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी हो कि वो एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में मूव कर पाए। यानी अगर कभी फंड मैनेजर को लगेगा कि आगे आने वाले समय में मिड कैप थोड़ा अच्छा करेंगे या स्मॉल कैप में थोड़ा एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए, तो आपके कुछ किए बिना जो फंड मैनेजर है आपके बिहाफ पे वो एलोकेशन चेंज करेगा, और जो बाजार में जो एक्टिविटी हो रही है, जो होने वाली है आगे, उसका आपको फायदा हो सकता है। तो लार्ज कैप मुझे लगता है बहुत ही एक इंटीग्रल पार्ट है किसी भी इन्वेस्टर के इक्विटी पोर्टफोलियो के लिए, स्पेशली जब आप शुरुआत करते हैं। और मेरा ये मानना है कि इवन आगे जाके भी
जो आपका जो कोर है पोर्टफोलियो का वो लार्ज कैप ही रहना चाहिए। चलिए, यहाँ ब्रेक लूज से पहले गौरव साहब आपसे जानना चाहूंगा, लार्ज कैप बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पोर्टफोलियो के, लेकिन जब आप लार्ज कैप की तरफ देखेंगे तो फंड सिलेक्शन कैसे करेंगे? देखिए, या तो आपको अगर फंड सिलेक्शन के बारे में जानकारी है, मतलब रिटर्न्स और रिस्क दोनों कर सकते हैं तो बढ़िया है। अगर ये नहीं कर सकते तो इंडेक्स फंड ले लीजिए। सेंसेक्स फंड या निफ्टी फंड है, वो बड़ी बड़ी कंपनियों में निवेश करेंगे कि सेंसेक्स के सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स लार्ज कैप है और निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अगर थोड़ी बहुत भी जानकारी है तो ऐसा फंड चूज कीजिए जिसने 2 या 3 कंप्लीट बिजनेस साइकिल देखी हो, तो आप उसका परफॉर्मेंस भी देख पाएंगे। और परफॉर्मेंस में सिर्फ रिटर्न न देखिए, रिस्क भी देखिए, मतलब कितनी वॉलिटिलिटी वो फंड की है, उसके थोड़ी बहुत टेक्निकल पैरामीटर्स भी है, वो दोनों की ओर ध्यान दीजिए। वो फंड ने बुरे वक्त में कैसा परफॉर्म किया था, बुरे वक्त में उसका बेंचमार्क जो था उससे डिविएशन कितना हुआ था, वो भी देखे। तो अगर ये स्किल्स है आपके पास, अगर ये आप रिस्क और रिटर्न दोनों के एनालिसिस कर सकते हैं, तो एक्टिवली मैनेज फंड जिसने लंबी अवधि तक बाजार में काम किया है वो लीजिए, नहीं तो एक इंडेक्स फंड ले लीजिए। दोनों इंडेक्स फंड है, सेंसेक्स और निफ्टी बेस, वो लास्ट फंड के आपको रिटर्न्स एग्जैक्ट रेप्लिकेट करके दे देंगे। चलिए, तो यहाँ एक बात तय हो गई कि आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप का बहुत अहम स्थान है और अच्छा खासा उनकी यहाँ पर रेशियो भी होना चाहिए। और साथ में जब चुनने की बारी आएगी, अगर कंफ्यूजन है, नहीं समझते हैं ज्यादा बाजार को, तो आप इंडेक्स में चले जाइए, निफ्टी के लिए जाइए, चाहे सेंसेक्स के लिए जाइए। और थोड़ा बहुत अगर ज्ञान रखने हैं या पढ़ने की आपके अंदर क्षमता है उस तरीके से मार्केट को, या आप थोड़े उत्सुक हैं इस बारे में, तो थोड़े से फंड्स उठाइए, उनके बारे में थोड़ी सी स्टडी कीजिए, उनके रिकॉर्ड्स को देखिए और फिर अपना निर्णय लीजिए। बाकी योर मनी में हमेशा आपकी मदद तो होती है इस बारे में। बहरहाल यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में अगर आप पैसा लगाने का सोच रहे हैं तो वहां कैसे चुनाव करेंगे और वहां किन बातों का ध्यान रखना होगा। वेलकम बैक। बाजार जब नए शिखर पर है, ऐसे में कैसी हो आपकी स्ट्रेटेजी, इक्विटी में पैसे लगाकर कैसे आप कर सकते हैं मोटी कमाई, हम चर्चा कर रहे हैं। और हमारे साथ बने हुए हैं गौरव मशरूवाला और हेमंत रुस्तगी। तो आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर हेमंत सर, हमने लार्ज कैप की बात कर ली पिछले सेगमेंट में, लेकिन अब मिड कैप और स्मॉल कैप बहुत अट्रैक्टिव, जैसे आपने कहा कि रिटर्न्स के मामले में वहां थोड़ा अट्रैक्शन लगता है, लेकिन कई बार हम एक्सपर्ट से सुनते हैं कि थोड़ा वहां पर खतरा भी ज्यादा होता है लार्ज कैप के मुकाबले। तो जब मिड कैप स्मॉल कैप की बात आती है तो ये खतरे और जो अट्रैक्शन है इसके बीच में कैसे बैलेंस करेंगे? जी बिल्कुल, जैसा हमने पहले बात की कि मिड कैप जो है स्टॉक मार्केट का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, क्योंकि इसी सेगमेंट से निकल के कल के आपके जो दिग्गज कंपनियां लार्ज कैप आपको मिलते हैं। ये जो सेगमेंट है इसमें पोटेंशियल काफी ज्यादा है, लेकिन जो स्ट्रैटेजी होती है फंड मैनेजर की बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक होती है, क्योंकि आप क्या पहचान रहे हैं एज ए फंड मैनेजर, आप कल की लार्ज कैप को पहचान रहे हैं। अब इसमें खतरा ये रहता है कि कुछ कंपनी जो है वो उम्मीद पे खरी उतरेंगी और कुछ कंपनी जो है वो शायद नीचे चली जाएंगी, तो वो जो रिस्क है वो मिड कैप में वो ज्यादा रहता है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी मिड कैप कंपनीज की टर्नओवर 500 करोड़ है तो उसको 1000 करना आसान है, बड़ी कंपनी को 10,000 से 20,000 करना मुश्किल है। तो जो ग्रोथ का जो पोटेंशियल है वो मिड कैप में ज्यादा रहता है। चुनने के लिए इंपॉर्टेंट चीज ये 2-3 चीजों का यहाँ पे ध्यान रखना है। देखिए, किसी भी सक्सेसफुल फंड मैनेजर की जो स्ट्रैटेजी है वो डिपेंड करेगी कि वो बाकी फंड मैनेजर जो है मिड कैप स्पेस में उनसे क्या अलग कर रहे हैं, क्या वो सही कंपनी का चुनाव कर रहे हैं, क्या वो सही सेक्टर में कंपनीज का चुनाव कर रहे हैं। अगर कोई मिड कैप फंड बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है साइज में तो उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी शायद नहीं रहेंगी, क्योंकि ये जो कंपनीज हैं मिड कैप में ये काफी अंडर रिसर्च कंपनी रहती हैं, तो काफी ढूंढ के निकालना पड़ता है, स्पेशली मिड में और स्मॉल कैप में। तो आपको ये देखना है कि अगर आप किसी फंड में देख रहे हैं जिसका कॉर्पस बहुत बड़ा है, हो सकता है फंड मैनेजर को कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना पड़े, वही वो करना शुरू करेंगे जो बाकी फंड मैनेजर करते हैं। जो एज रहता है मिड कैप फंड का वो निकल जाएगा। तो बहुत बड़े फंड में इन्वेस्ट ना करें, कंसिस्टेंसी देखना चाहिए। कंसिस्टेंसी का मतलब है आप एब्सोल्यूट रिटर्न मत देखिए, आप उसके बेंचमार्क और पीयर ग्रुप से देखिए। देखिए, गलती हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि मिड कैप फंड मान लीजिए किसी ने 50% का रिटर्न दिया, कभी 10% का रिटर्न दिया, एब्सोल्यूट रिटर्न नहीं देखिए आप ये देखिए कि जो उनका बेंचमार्क है उसके सामने कैसा इन्वेस्ट किया, वो शायद किसी भी इक्विटी फंड के लिए वो करना जरूरी है। तो फंड सिलेक्शन अगर आप ध्यान से करें और सही प्रपोर्शन में अगर आप मिड कैप फंड्स में जाएं तो ये आपकी जो पोर्टफोलियो की ओवरऑल रिटर्न है
उसको सुधार सकता है। राइट। तो सर ने कहा जैसे फंड सिलेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, तो हम चाहेंगे आप थोड़ा बताएं कि और फंड सिलेक्शन करते समय क्या बारीकी आप देखें, क्योंकि ज्यादातर लोग शायद उस चीज को समझ नहीं पाते। देखिए, मिड कैप स्मॉल कैप फंड में रिस्क ज्यादा रहता है, तो उसके रिस्क पैरामीटर्स देखिए। अभी क्या क्या चीज देखेंगे, सबसे पहले तो ये ढूंढे कि उसका बेंचमार्क क्या है, ऑफर डॉक्यूमेंट में बताया गया होगा। फिर ये देखिए कि बेंचमार्क की रिलेशन में उसका परफॉर्मेंस क्या है। तो बेंचमार्क ऊपर गया, तो बेंचमार्क ने अगर 5% रिटर्न दे दिया तो ये फंड ने कितने रिटर्न्स दिए, पहली बात तो ये देख ले, तो आपको पता चल जाएगा कि ये फंड का परफॉर्मेंस कैसा है। जैसे उन्होंने जैसे कहा कि सिर्फ एब्सोल्यूट रिटर्न न देखे, रिलेटिव रिटर्न देखे, तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, उसके एक्सपेंस कितने हैं, क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी ज्यादा है। अगर एक्सपेंस ज्यादा रहेगा तो उस पे आपके रिटर्न्स पे डिपेंड करेगा, उसके आपके रिटर्न्स पे भी झटका लग सकता है। तो इसके लिए उसके एक्सपेंसेस क्या है ये भी देखें। उसके अलावा ये जो फंड मैनेजर है उसका खुद का परफॉर्मेंस क्या है, उन्होंने खुद ने पास में कैसे परफॉर्मेंस दिए। हालांकि ज्यादातर म्यूचुअल फंड कंपनीज अभी काफी सारे लेट डाउन स्ट्रेटेजीज रहती है, उसकी गाइडलाइंस रहते हैं, तो बहुत डिविएशन नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी ये फंड कितने सालों से चला रहे हैं, उसके परफॉर्मेंस कैसे रहे हैं, बुरे वक्त में परफॉर्मेंस कैसे रहे, अच्छे वक्त में परफॉर्मेंस कैसे रहे। तो ये सभी चीज और ये सभी जानकारी के लिए अभी बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। काफी सारी वेबसाइट्स है, वहां पर भी ये जो अलग अलग बात की हमने उसकी जानकारी मिल जाती है। उसके अलावा फंड्स के फैक्ट शीट्स आते हैं, वहां से भी आप जानकारी आपको मिल सकती है। तो ये जानकारी मिल सकती है, लेकिन जब आप मिड कैप स्मॉल कैप की बात करें तो उसमें थोड़ा ज्यादा ध्यान दें। अगर ये नहीं करना है तो इसमें मैंने पहले कहा इसके भी इंडेक्स फंड आते हैं या ईटीएफ आते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। और आपका जो कोर पोर्टफोलियो है वो हमेशा आप लार्ज कैप में रखें, लेकिन सैटेलाइट जो बाहर का है, जो उसके मेन इन्वेस्टमेंट्स हो गए, बाद में जो ज्यादा पैसा है वो आप इसमें करें, तो क्या होगा कि आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो में वॉलेटिलिटी कम रहेगी और एक स्ट्रांग बेस पे अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप करेंगे तो अगर बुरा वक्त आया तो इतनी दिक्कत नहीं होगी, अगर अच्छा वक्त है तो आप कैपिटलाइज कर पाएंगे। राइट। तो हेमंत जी, अब जब मिड कैप स्मॉल कैप की बात है तो इसमें भी क्या रेशियो होना चाहिए, मिड कैप थोड़े ज्यादा है, स्मॉल कैप थोड़े कम, या किस हिसाब से अपने पोर्टफोलियो में इनको रखें? देखिए, जैसे मैंने कहा कि एटलीस्ट 60% जो है आपका लार्ज कैप में होना चाहिए। तो मान लीजिए अगर आपने ऐसा कोई पोर्टफोलियो बनाया कि 7% आपने जो है वो लार्ज कैप में रखा, 40% आपने दूसरे सेगमेंट में रखा, उसमें भी मेरा ये मानना है कि 70 से 80% जो है वो मिड कैप में होना चाहिए और बाकी जो 20 से 30% जो है वो स्मॉल कैप में होना चाहिए। अगर हम पोटेंशियली बात करें तो शायद सबसे ज्यादा पोटेंशियल जो है वो स्मॉल कैप में है, क्योंकि बहुत छोटी कंपनी है, वहां से वो मिड कैप बनेंगी, वहां से फिर वो लार्ज कैप बनेंगी, लेकिन वो वहां से डिसअपियर भी हो सकती हैं। तो उसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप की बात करें तो जैसा मैंने पहले कहा 70 से 80% पैसा आपका वो मिड कैप में होना चाहिए, और वो भी उन फंड में। इनफैक्ट मैं एक चीज यहां पे और ऐड करना चाहूंगा कि अगर किसी इन्वेस्टर को ये दुविधा हो कि किस तरीके से मिड कैप फंड को चुनना है, और अगर आप एक्टिव इन्वेस्टर नहीं है, तो मेरा ये मानना है कि आप अगर किसी अच्छे मल्टी कैप फंड में जाएंगे तो भी जो आपको रिजल्ट चाहिए वो आपको मिल जाएगा। जैसा मैंने पहले कहा, अगर फंड मैनेजर के पास ये फ्रीडम है कि वो लार्ज कैप से मिड कैप में मूव कर सकते हैं और उनको लगता है कि आगे जाने वाले समय में मिड कैप में अच्छा रिटर्न होगा तो वहां पे बढ़ाएंगे। और इनफैक्ट वो टैक्स एफिशिएंट भी है, क्योंकि अगर आप कहीं एलोकेशन चेंज करते हैं लार्ज से मिड में, तो अगर आपने 1 साल के अंदर किया तो आपको टैक्स पे करना पड़ सकता है। यहां पे क्योंकि फंड मैनेजर कर रहे हैं, आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना। तो शायद अगर आप ये नहीं जानते हैं किस तरह से मिड कैप को देखना है या कितना एलोकेशन करें, तो एक मल्टी कैप फंड जो है वो एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। राइट। तो चलिए, ये बात हो गई मिड कैप और स्मॉल कैप की, कैसे आप अपने पोर्टफोलियो में इन्हें एलोकेट करेंगे, कैसे इन्हें चुनेंगे और किन बातों का ध्यान रखेंगे। यहाँ पर वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब आएंगे तो हम बात करेंगे कि दूसरी एसेट्स क्लास, गोल्ड हो गया, रियल एस्टेट हो गई, वो आप अपने पोर्टफोलियो में कैसे रखेंगे और उनसे कैसे फायदा उठा सकते हैं। वेलकम बैक। पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन कितना जरूरी है, सोने या रियल एस्टेट को पोर्टफोलियो में कितनी जगह दे सकते हैं, तो आइए इस पर भी अब चर्चा कर लेते हैं। हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। तो हेमंत जी, अब इक्विटी की बात यहाँ पर हमने कर ली, उसके बाद अगर कुछ बचता है, फॉर इंस्टेंस की हम रियल एस्टेट की बात करें या फिर हम बात करें गोल्ड की, इनका कितना स्थान होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में?
देखिए, हम पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं तो डेफिनेटली हम बात करते हैं एसेट एलोकेशन की। एसेट एलोकेशन का मतलब क्या है कि आपका जो पैसा है वो डिफरेंट एसेट क्लासेस में लगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ फाइनेंशियल एसेट क्लासेस में लगाएंगे। जो फिजिकल एसेट क्लास है जैसे रियल एस्टेट है या जो कमोडिटीज हैं जैसे गोल्ड है, उनका भी पोर्टफोलियो में बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। लेकिन कितना इंपॉर्टेंट है वो डिपेंड करता है। अगर आप पहला घर खरीदना चाहते हैं अपनी फैमिली के लिए तो ऑब्वियसली रियल एस्टेट को आपको प्रेफरेंस देना ही है, क्योंकि वो आपकी फैमिली को सिक्योरिटी देता है, तो वो डेफिनेटली प्रेफरेंस होना चाहिए। उसके बाद अगर आपको खरीदना इन्वेस्टमेंट के लिए तो आपको देखना पड़ेगा आपकी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट कितनी है, क्योंकि वहां पे जो बेसिक प्रॉब्लम है वो लिक्विडिटी की है। क्योंकि अगर आपको पैसा चाहिए तो पूरा आपको प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी और उसमें इन्वेस्ट करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप गेन बनाते हैं वहां से तो या तो आप टैक्स पे करते हैं या दोबारा से प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, जो आपको फाइनेंशियल एसेट क्लास में नहीं करना है। गोल्ड मेरा ये मानना है कि हमेशा पोर्टफोलियो में होना चाहिए। वो एलोकेशन कितना है वो डिपेंड करता है। आप उस गोल्ड प्राइस को देख के मत करिए। मान लीजिए आप चाहते हैं कि गोल्ड एक्यूमुलेट करें अपने बच्चों की शादी के लिए, तो गोल्ड में उतना होना चाहिए। या अगर आप चाहते हैं कि वो इन्फ्लेशन को ओवर ए लॉन्गर पीरियड थोड़ा हेज करे तो 10% के करीब गोल्ड का आपका रहना चाहिए। अभी के समय में जब गोल्ड के दाम नीचे हैं, अगर आप एसआईपी के द्वारा इन्वेस्ट करते हैं जो आपके एसेट एलोकेशन के हिसाब से, तो आपको ये मौका अच्छा है कि आप नीचे के दाम में एक्यूमुलेट कर रहे हैं। गौरव सर, लास्ट कमेंट आपसे ही लेंगे कि बहुत सारे लोगों को लगता है क्योंकि इक्विटी को समझना शायद थोड़ा मुश्किल होता है, फिर वो चाहे म्यूचुअल फंड के थ्रू हो या डायरेक्ट एक्सपोजर हो, तो उनको लगता है गोल्ड या फिर रियल एस्टेट ही ज्यादा बेहतर एसेट क्लास है और उन्हीं में इन्वेस्टमेंट। तो आप इस डिफरेंस को बताइए कि कैसे आपको अपने इस एलोकेशन को देखना चाहिए। गोल्ड और रियल एस्टेट बाद में आने चाहिए लेकिन इक्विटी का स्थान पहले होना चाहिए। देखिए, इक्विटी का स्थान पहला इसलिए होना चाहिए कि उसमें ट्रांसपेरेंसी है। आप देख पाते हैं कि आपने ये भाव में शेयर लिया या म्यूचुअल फंड में ये भाव में शेयर लिया और उसकी गिरावट या बढ़ोतरी जो होती है आप देख पाते हैं। जो गोल्ड है उसकी हालांकि प्राइस डिस्कवरी काफी ट्रांसपेरेंट है, रियल एस्टेट की प्राइस डिस्कवरी ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो दिखता नहीं है, उसके लिए उसमें रिस्क नहीं है या इसलिए आपको उसकी जानकारी ये नहीं। इक्विटी की इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि आप कर सकते हैं। तो हर एक पोर्टफोलियो में गोल्ड, इक्विटी, रियल एस्टेट वगैरह की जरूरत है। रियल एस्टेट जैसे हेमंत जी ने कहा कि आप तुरंत न सोचे। गोल्ड जो है उसका नेगेटिव, उसका रिलेशन जो कोरिलेशन है, जब इक्विटी मार्केट में अच्छे रिटर्न्स रहते हैं तो डेट मार्केट में कम रहते हैं, जब डेट मार्केट के रिटर्न्स अच्छे हैं तो इक्विटी में कम है। लेकिन गोल्ड का इन दोनों से कोई रिलेशन नहीं है, तो वो एक बैलेंसिंग फैक्टर बन जाता है। तो पूरे पोर्टफोलियो में इसके लिए गोल्ड रखें कि एक बैलेंसिंग फैक्टर हो जाए। और क्योंकि उसमें इक्विटी जितना रिसर्च अवेलेबल नहीं है या ट्रांसपेरेंसी थोड़ी बहुत कम है, उसका मतलब ये नहीं कि आपको पता है आप निवेश कर पाए। इक्विटी से चालू करें और फिर गोल्ड या रियल एस्टेट की ओर ध्यान दें। राइट। तो चलिए, यहां पर इक्विटी आपके इस एसेट एलोकेशन का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला हिस्सा है, जिससे आप लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी कमाई कर सकते हो। जो हेमंत सर ने यहां पर बात की और साथ में गौरव सर ने बताया कि ट्रांसपेरेंसी एक बहुत बड़ा मैटर है, जहां से आप चीजों को देख पाएंगे, समझ पाएंगे। रियल एस्टेट में बहुत कुछ ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, तो वहां पर आपको रिटर्न बड़े दिख सकते हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंसी का जहां तक फैक्टर है, आप चीजों को देखकर समझ नहीं सकते। लेकिन महत्वपूर्ण सब कुछ है, तो मेजोरिटी आप पार्ट रखेंगे अपना इक्विटी के अंदर, कुछ हद तक गोल्ड और रियल एस्टेट में भी निवेश करेंगे। और इन सब बातों के ऊपर आपको सब्र रखना पड़ेगा अच्छे रिटर्न्स के लिए, ताकि भविष्य में आप अपने निवेश का सबसे ज्यादा फायदा और अच्छा फायदा उठा पाए। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत शुक्र है इस कार्यक्रम में आकर और हमारे दर्शकों को ये महत्वपूर्ण सलाह देकर। तो योर मनी में आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।